मतलब मिडिल लिथिक, देन हमारा नियोलिथिक। पीलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। मीजो मतलब मिडिल, लिथिक मतलब स्टोन, मिडिल स्टोन एज। नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, न्यू स्टोन एज। इस तरह से ट्रांजिशन हुआ था। फिर कहाँ पे गए थे? फिर चाल्कोलिथिक में आ गए थे। चाल्को का मतलब क्या होता है? कॉपर, ताम्र पाषाण युग, ठीक है। चाल्कोलिथिक फिर हमने बोला, फिर हमने बोला इसके बाद या फिर इसके पैरेलल ही चल रहा था ब्रॉन्ज एज, है ना। ब्रॉन्ज एज बोला था हमने। ब्रॉन्ज एज कौन सा एज था अगर याद करो? हड़प्पा वाला, इंडस वाली सिविलाइजेशन वाला, यानी कि 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड रहा था ब्रॉन्ज एज। और इसी का सिर्फ टाइम पीरियड में क्यों लिखा हूँ आपको समझ में आएगा। ब्रॉन्ज एज के बाद क्या आया था फाइनली? आयरन एज, जिसको कि हमने क्या बोला था एक्चुअल में? बोला था कि हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनको क्या बोला था? प्री हिस्टोरिक एरा। ये क्या था हमारा? ब्रॉन्ज एज प्रोटो हिस्टोरिक था, बिकॉज यहाँ पे चीजें लिखी हुई तो थी बट हम डिसाइफर नहीं कर पाए आज तक भी, दैट्स वाई प्रोटो हिस्टोरिक। और यहाँ से जो हमारा लेटर वैदिक एज है, जहाँ से हमारा ऋग्वेदा कंपाइल होना स्टार्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? बता इसलिए मैं रहा हूँ, ये तो हमने सारी चीजें अभी नॉर्थ इंडिया में देखी थी ना। अभी तक जितना भी कुछ हमने देखा महाजनपद में सब कुछ जो पढ़ा वो नॉर्थ इंडिया में पढ़ा। साउथ इंडिया में क्या चल रहा था? सब क्या बंजर पड़ा था है वहाँ पे? क्या बस कोई था ही नहीं वहाँ पे? ऐसा नहीं है, थे लोग वहाँ पे भी। पीलियोलिथिक हमने साइट्स देखी थी, कुछ मीजोलिथिक भी देखी थी, नियोलिथिक भी देखी थी। बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी, नियोलिथिक के बाद हम खो गए नॉर्थ इंडिया में, हमने ध्यान ही नहीं दिया साउथ इंडिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रॉन्ज एज आया ही नहीं। रीजन क्या है? ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है जो किससे मिलकर बनती है? कॉपर और टिन, तांबा और टिन से मिलकर बनती है। अब ये जो तांबा है, ये तो अगर हम देखें तो इंडिया में, जैसे कि हमने देखा था जो चाल्कोलिथिक साइट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? जो हमारी खेतरी माइंस है राजस्थान में, मलचखंड है मध्य प्रदेश में, तो इसी रीजन के अराउंड राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस रीजन के अराउंड हमें चाल्कोलिथिक साइट्स देखने को मिली। लेकिन क्योंकि अब कॉपर तो यहाँ से मिल गया था, टिन कहाँ से आ रहा था? टिन कहाँ से आ रहा था? हमें चाल्कोलिथिक साइट यहाँ देखने को मिली थी ना, तो टिन ये लोग उठा रहे थे अफगानिस्तान से। लेकिन साउथ इंडिया वाले ठीक है, कॉपर इधर उधर से ऊपर जाके निकाल लेंगे, या फिर इधर भी थोड़ा बहुत कॉपर मिल जाएगा हमें डेक्कन प्लेट्यू में। लेकिन टिन कहाँ से लाएंगे? और टिन उस समय काफी प्रेशियस रिसोर्स हुआ करता था, काफी प्रेशियस मिनरल, काफी प्रेशियस मेटल हुआ करता था। इतना नहीं कि बस गए और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी इतना ईजी नहीं था ना तब। तो वहाँ पे साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, ये ब्रॉन्ज एज कभी डेवलप ही नहीं हुआ। तो क्या डेवलप हुआ फिर वहाँ पे? वहाँ पे इसकी जगह डेवलप हुआ ये क्या है? ये है बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े यानी मेगा पत्थर, मतलब लिथिक, यानी कि वहाँ पे डेवलप हुई मेगालिथिक एज। माइक्रोलिथ आपने सुना है? बिल्कुल सुना है। आपने पीलियो मीजो नियो जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इनमें से कोई एक है जिसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। जरा बताइए वो कौन सा है? ये है मेगालिथ। और जब वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मेगालिथ आया था कि मेगालिथ एज कौन सी है, तो मैंने वहाँ पे करवा तो दिया था, बट मैंने बोला था हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। मेगालिथिक एज, अब अगर मैं आपसे बोलूँ इसका टाइम पीरियड क्या होगा तो क्या कोई दिक्कत है बताने में? क्या मैंने बोला आपसे? ब्रॉन्ज एज वहाँ पे साउथ इंडिया में नहीं था। जब वहाँ ब्रॉन्ज एज था तो यहाँ पे मेगालिथिक चल रहा था। वहाँ ब्रॉन्ज एज कब था? ये ब्रॉन्ज एज है क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से लेके, इसी मैंने यहाँ पे लिखा 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का टाइम पीरियड। तो मेगालिथिक एज यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें 3000 बीसी ऑप्शन में था, इसलिए मैंने वो मार्क किया था, बिकॉज 2500 बीसी की नहीं है। अब जरूरी थोड़ा नहीं 2500 ही एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ, अरे रफली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से स्टार्ट होगा, एग्जैक्टली थोड़ा हम प्रिडिक्ट कर पाए। तो जो हमने कार्बन डेटिंग करी है उसके हिसाब से चीजें प्रिडिक्ट करी है। तो ये मेगालिथिक, मेगा का मतलब बड़े आप देख सकते हैं, और लिथिक का मतलब पत्थर। जैसे हमने मीजोलिथिक को बोला था माइक्रोलिथ बोला था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, जैसे कि यहाँ पे रिलेटिवली थोड़े बड़े पत्थर का यूज होता था स्टोन टूल्स का, यहाँ पे अब स्टोन टूल्स छोटे छोटे हो गए। माइक्रोलिथ इसलिए इसको बोला था। ये क्या है? मेगालिथ। अब ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ इस फॉर्म में हमें क्यों मिले, कहाँ मिले? तो ये जो मेगालिथ, ये जो एज है, यहाँ पे हमने पाया कि जो ग्रेव्स होती थी, ग्रेव्स मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, ये हमें कैसे पता चला कि यहीं, और उसके अराउंड ये हमें बड़े पत्थर देखने को मिला। अब ये हमें कैसे पता चला कि ग्रेव्स ही यही है? बिकॉज हमें कंकाल मिले, स्केलेटन्स मिले, उसके अराउंड हमें पॉटरी मिली, पॉटरी, हाँ पॉटरी मिली, कुछ हमें आयरन के टूल्स भी मिले। उससे मतलब ये जब लोगों को गाड़ा जाता होगा तो इस सोच के साथ कि हाँ ये रख देते हैं, इनके अगले जन्म में काम आएंगे, है ना। अभी भी तो हम लोग कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते ही हैं। तो उस समय की पॉटरी किस तरह हमें मिली ये भी पता होना चाहिए। तो जो मेगालिथिक एज है इसको हम आयरन एज भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। साउथ इंडिया में ये था। पॉटरी यहाँ पे हमें देखने मिली ब्लैक एंड रेड वेयर, इस तरह की हमें पॉटरी वहाँ पे देखने को मिली। कम्युनिटी की अगर बात करें, लोग किस तरह के लोग, ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, बस 3-4 चीजें पढ़नी कि इनका टाइम पीरियड, मेगालिथिक का मतलब क्या होता है, पॉटरी किस तरह की थी, और ये किस तरह के मतलब लोग थे, किस तरह की कम्युनिटी थी। तो ध्यान रखना ये एक तरह की पेस्टोरल कम्युनिटी थी। पेस्टोरल मतलब चारवाहा, ऐसा नहीं कि इनको एग्रीकल्चर बट से हेडशॉट, ठीक है तो पेस्टोरल कम्युनिटी थी, है ना। ऐसा नहीं कि इनको एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, एग्रीकल्चर के बारे में इन लोगों को बिल्कुल पता था। लेकिन जैसे कि अगर आप याद करो, जब हमने नॉर्थ इंडिया में आयरन एज पढ़ा था, दैट इज इन वैदिक एज, तो वहां पे भी तो हमने लेटर वैदिक में देखा, सॉरी लेटर में बोलो, अर्ली वैदिक एज में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा टाइम पीरियड था ये 1500 से लेकर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, क्यों इन लोगों को भी पता था एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी तो हो चुकी थी। बट अभी भी ये पेस्टोरल ही थे, प्योरली एग्रीकल्चर में पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं थे, पेस्टोरल थे, चार बात एक तरह के, क्लियर। अब बात ये आती है कि ठीक है, ये तो मैं मेगालिथिक पीपल के बारे में पता चल गया लिटरेरी सोर्सेस से, तो इससे स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? टॉपिक तुम्हारा संगम एज था। तो एक्चुअल में जब हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री जो है इन 3 किंगडम से स्टार्ट होती है, चेरा, चोला, पांड्या। आपने, आप में से मैं पक्का ये बोल सकता हूँ, आप में से 80 to 90% लोगों ने नाम सुना होगा, मतलब आपने अगर स्कूल में ही पढ़ा होगा तो चेरा, चोला, पांड्या सुना होगा, नहीं भी सुना है कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सुन लो, चेरा, चोला, पांड्या, यहाँ पे आपको 3 बड़े बड़े नाम दिख रहे होंगे, चेरा, चोला, पांड्या, इन पे फोकस करना है।
हमें अब ये पढ़ना है कि ये जो मेगालिथिक एज है, हमने क्या पढ़ा था नॉर्थ इंडिया में कि किस तरह से आर्याज आए, जन यानी कि ट्राइब्स बने, जन से वो कैसे जनपद बने, जनपद से कैसे वो महाजनपद बने, ये चीज हमने पढ़ी थी। वैसे अब हमें यहाँ पे देखना साउथ इंडिया में किस तरह से जो आयरन एज के लोग थे चेरा चोला पांड्या में ट्रांसफॉर्म हुए, ये पढ़ना है हमें। अब ये हमें पता कहाँ से चला कि ये जो मेगालिथिक आयरन एज के लोग हैं किस तरह से चेरा चोला पांड्या में बदले, वो पढ़ेंगे अब, और वो हमें पता चलेगा संगम से। व्हाट इज दिस संगम? संगम का मतलब होता है असेंबली, यानी कि बड़े बड़े विद्वान लोग आए एक टाइम पे, बड़े बड़े पोएट्स आए, विद्वान आए, और ये माना जाता है भगवान आए, और उन्होंने कुछ लिटरेचर लिखा। लिटरेचर मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि साहित्य लिखा, और उस साहित्य से हमें पता चलता है कि किस तरह से मेगालिथिक पीपल इन 3 डायनेस्टीज में ट्रांसफॉर्म हुए, चेरा चोला पांड्या। टोटल 3 संगम हुए। संगम समझ गए? इनको मेनली जो पैटर्नाइज करने का काम किया था वो पांड्याज ने किया था। मतलब पैटर्नाइज आप समझ रहे होंगे ना, जो हमने पहले देखा था कि खर्चा पानी उठाना, ठीक है? जैसे कि हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देखी थी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो पहली वाली किसने करी थी? अजातशत्रु। लास्ट वाली किसने करी थी? कनिष्क। हम लोगों ने चीजें देखी थी, पैटर्नाइज किसने किया। तो मेनली 3 जो है इनको किसने पैटर्नाइज किया? पैटर्नाइज बाई पांड्यन किंग्स, ठीक है? पैट्रोनाइज्ड बाई पांड्यास। अब ये जो असेंबलीज है हुई कहाँ पे? जो तमिल रीजन है ना वहां पे हुई, और इसको हम मुच्छ छंगम के नाम से जानते हैं। तो ये टर्म्स जो है ना अभी साउथ इंडिया की हिस्ट्री में ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी और भी काफी टर्म्स आएंगे तो इन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। मुच्छ छंगम, ठीक है? मुच्छ, इसको हटा दीजिए, छंगम। अभी एक एक करके देखते हैं तीनों संगम्स के बारे में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट संगम कहाँ पे हुआ था? मदुरई में हुआ था ये, ठीक है? इसको किसने पैटर्नाइज किया था? अगस्त्य ने, ठीक है? अगस्तस से एक थे, उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था। सेकंड की अगर हम बात करें, इसको अगर हम बात करें कहाँ पे हुई थी? कपाडपुरम में, ठीक है? कपाडपुरम में। इसको किसने पैटर्नाइज किया था? इनिशियली तो अगस्त्य ने किया था, बट मेनली यानी वो फिर नहीं, उसके बाद एक आया तोलका पीआर करके, ठीक है? तोलका पीआर, इन्होंने इसको पैटर्नाइज किया, डबल पी होगा, ठीक है? पीआर। अब जो सेकंड वाली संगम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 हुई टोटल, पहली, दूसरी और तीसरी। थर्ड में आपको चलो लिखा देता हूँ पहले। ये भी हुई मदुरई में, ठीक है? और इसको जो पैटर्नाइज किया वो नक्कीरार ने किया। अब किसने पैटर्नाइज किया, यहाँ पे ये चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये लोग मिले किस लिए थे, बैठे किस लिए। और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे कोई 15-20 दिन के लिए बैठे हों, ठीक है? उसमें ये लिखा हुआ है कि संगम जो लिटरेचर में मिला, साहित्यिक स्रोत जो हमें मिले कि 8000 साल के लिए। अब हमें ये नहीं पता कि भाई हमारा 8000 उनका 8000 बराबर ही होता था कि नहीं होता था, तो ये तो नहीं है कि 8000 साल बैठे होंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 15-20 दिन बैठे हों, काफी मतलब काफी सालों तक ये बैठे होंगे तब ये लिटरेचर कंपाइल हुआ। तो वो लिटरेचर क्या था? तो जो पहले वाले में संगम में लिटरेचर कंपाइल हुआ वो हमें नहीं मिला। थर्ड में ये बताया जाता है कि थर्ड वाली इसीलिए ऑर्गेनाइज करवाई गई क्योंकि जो पहला वाले में लिटरेचर बना वो फ्लड में, बाढ़ में बह गया, और जो दूसरे वाले में बना दैट इज इंपॉर्टेंट, तोलका पीआर, क्योंकि इसको पैटर्नाइज कर रहे थे इनके नाम पे तोलका पीएम, ठीक है? इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट, ध्यान रखना ये ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए एसएससी के उसमें पूछा गया है तोलका पीएम, इसको नहीं भूलना आपने, ठीक? अब जो संगम लिटरेचर हमें मिलता है, जो भी हमें संगम लिटरेचर मिलता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ तोलका पीएम में कंपाइल हुआ, और भी बहुत सारा संगम लिटरेचर कंपाइल होता है। ये मेनली 2 फॉर्म में था, नैरेटिव और डिडैक्टिक। मतलब नैरेटिव और डिडैक्टिक का मतलब क्या होता है? नैरेटिव मतलब जो कोई नैरेट किया जा रहा हो, यानी कि कोई कहानी सुनाई जा रही हो, यानी कि कोई चीज पैराग्राफ के फॉर्म में जो होती है, दैट इज इन द नैरेटिव फॉर्म। डिडैक्टिक थोड़ी सी पोएटिक फॉर्म में होती है ना? जैसे कि आप कबीरदास जी के जो दोहे आप सुने ना, तो जो दोहे हैं वो कैसे हैं? पोएटिक फॉर्म में। तभी तो पोएटिक फॉर्म में, तभी तो गाना बना दिया उस पर टी सीरीज वालों ने, है ना? जो किसने गाया था? आई थिंक कौन है वो, मतलब नाम यार मेरे को ये सब भूल जाते हैं बॉलीवुड वालों के। कोई है ना भी लेटेस्ट जो काफ़ी गानों ने गाता है, उसने जो कबीरदास जी के दोहे मतलब गाए थे, तो वो पोएटिक फॉर्म में है, डिडैक्टिक, क्लियर? जो भी हमें टेक्स्ट मिला, इनको जो नैरेटिव फॉर्म में, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेलका नक्कू। क्या बोलते हैं तमिल लैंग्वेज में? मेलका नक्कू। थोड़े से आपको नाम टफ लग सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, है ना? मेलका नक्कू जो साउथ इंडिया के होंगे उनको बिल्कुल टफ नहीं लग रहे होंगे, ठीक है? किलका नक्कू, किलका नक्कू। और आप में से काफ़ी लोग हैं मतलब केरला तमिलनाडु भी पूछते रहते हैं सर इंग्लिश में, तो मैं सारी चीज़ें इंग्लिश में तो नहीं बोल पाऊंगा जो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इंग्लिश ही फॉर्म रहेगा, ठीक है? तो मेलका नक्कू और किलका नक्कू, इसमें टोटल 8 मेजर वर्क्स थे और इसमें टोटल 18 माइनर वर्क्स थे, ध्यान रखना। ये जो है ये हमें लव या फिर वॉर के बारे में बताता है, लव या फिर वॉर के बारे में बताता है। लव को मतलब तमिल लैंग्वेज में हमने बोला एकम, या तो एकम के बारे में, वॉर को हमने बोला पुरम या फिर पुरम के बारे में। अब बहुत सारा टेक्स्ट हमें मिला, मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का पर्पस है मेरा यहाँ पे। तो कुछ ही टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखवाने वाला हूँ। एक तो तोलका पीएम मैंने बताया, थोड़ा मेलका नक्कू किलका नक्कू याद रखना है, और 2 और बस, और वो है आपके 2 टेक्स्ट और, एंड दैट इज शिलापथिकम, शिलापथिकम और मनी में गलाई, मनी में गलाई। ये क्या है टेक्स्ट, किसके बारे में बताता है, ये भी पूछ लेता है। सबसे पहली बात तो इसको लिखा किसने है, फिर उस पर आते हैं किसके बारे में बताता है। रिटन बाई इलांगो अडिगल, इलांगो अडिगल। अब ये जो इसके बाद जो जिसका भी जो डाउट अगर हो तो प्लीज टाइप करना स्टार्ट कर देना, बिकॉज उसके बाद मैं डाउट ले लूंगा, उसके बाद बिकॉज थोड़ा सा टाइम लैग रहता है ना, तो आप डाउट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो शिलापथिकम, अब जो शिलापथिकम ये है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ स्टोरी ऑफ कोवलम, उसकी वाइफ थी कन्नगी, ठीक है? और बिकॉज ये एक तरह का राजा था हम बोल सकते हैं, कोवलम, ठीक है? राजाशाही में रहता था। कन्नगी उसकी वाइफ थी, बट एक दासी थी इसके कोर्ट में, माधवी,
बाकी की चीज़ तो आप समझ गए होंगे, है ना? तो जो कोवलम है, उनको लव हो जाता है माधवी से। ये चीज़ मैं ऐसा नहीं कि मतलब उसे पूछा गया है ये, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे पता नहीं क्वेश्चन है कि नहीं पीवाईक्यूज़ में, नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये लव स्टोरी है बिटवीन कोवलम एंड माधवी। कन्नगी को ये घर से निकाल देते हैं, बट कन्नगी जो है वो ऑनेस्ट रहती हैं कोवलम के साथ और वेट करती हैं अपने हस्बैंड का आने का। तो यहाँ पे चैस्टिटी और प्योरिटी दिखाई जा रही है कन्नगी को, और आज तक भी साउथ इंडिया के जो लोग होंगे वो जानते होंगे कन्नगी को पूजा जाता है केरला वाले रीजन में। रीज़न यही है कि इनको गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चैस्टिटी बोलते हैं कि भले ये छोड़ के चले गए, बट फिर भी वेट किया और जब आया ये कोवलम तो एक्सेप्ट किया उसको। एंड मनी मेघालाई जो है इसी से ही रिलेटेड है। जो कोवलम और माधवी की जो मतलब इनकी जो बेटी हुई इन दोनों की, वो उसका नाम था मनी मेघालाई। तो दिस इज अ बुक अबाउट द डॉटर, बुक अबाउट द डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधवी, कोवलम एंड माधवी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसको लिखा किसने, राइटर या फिर ऑथर, तो ये है हमारे बस सत्यनार, याद रखना पूरा नाम नहीं यहाँ पे लिखा रहा हूँ बिकॉज आई अगेन रिपीट, यहाँ पे मैं चीज़ें सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सत्यनार टूरू लव छोड़ देना चाहिए था डाइवोर्स, चंपक चाचा ये है डाउट तुम लोग हैं, डाउट लिखने को बोला, ये डाउट है कि छोड़ देना चाहिए था, कलयुग है। ओहो ओ विचलन, ओ विचलन सुधर जाओ। सत्यनारायण सर, जुबिन ठीक है, हाँ जुबिन नॉट यार। और जिसके जो इधर उधर के मतलब बाकी डाउट होते हैं ना, तो आप प्लीज़ वो वीडियो के लास्ट ले रखिए। जो अभी मैंने चीज़ें पढ़ाई इसको लेके कुछ डाउट होगा तो आप पूछिएगा। और एक चीज़ कि मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इतना सारा टेक्स्ट है कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपका भेजा खराब हो जाएगा, लेकिन जब हमें नीडेड नहीं है एसएससी के एग्जाम्स में तो हमें वो पढ़ना क्यों, ठीक है। और वही मेरा ऐसा काम है, नहीं तो फिर बुक में और मेरे पढ़ाने में फिर अंतर क्या रहा, ठीक है। दो अंतर होने चाहिए, एक तो आसानी से समझ में आना चाहिए लंबे समय के लिए, और दूसरा कम चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। अभी आते हैं यहाँ की ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी क्यों, क्योंकि हम ये पढ़ना है ना कि चेरा चोला पांड्या में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। तो हमें जो संगम है ये लिटरेचर, इससे पता चलता है चेरा चोला पांड्या कैसे ये सब रहे, और उसी टेक्स्ट में हमें यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है कि यहाँ की जो लैंड थी, जो एरिया था, जिसको कि तमिल लैंग्वेज में थिनाइज बोलते हैं। थिनाइज इज व्हाट, एरिया और पार्ट ऑफ लैंड, ज्योग्राफिकल एरिया। ये डिवाइडेड था 5 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वो 5 पार्ट्स क्या थे, कुरुनिकी थिनाई, पलाई थिनाई, मुल्लाई थिनाई, मरुटम थिनाई और नेटल थिनाई। थिनाई थिनाई आपको नहीं करना है, बस ये कुरुनिकी या फिर कुरुंजी भी बोलते हैं इसको, पलाई, मुल्लाई, मरुटम और नेटल, बस ये पता होना चाहिए। अब ये जो है मैं आपको रटवाने नहीं वाला हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे अंदर का रीजन आप देख पा रहे होंगे एकदम डार्क रेड है, और उसको यहाँ पे दिखाया गया है कुरुंजी, ये ठीक है। दिस इज योर कुरुंजी। तो हम ये देख लेते हैं कुरुंजी था क्या। तो जो कुरुंजी यहाँ पे लिखते हैं क्या, चलो यहीं पे लिख देते हैं। जो कुरुंजी था, एक सेकंड जो कुरुंजी था हमारा, दैट वाज कौन सा, यहाँ पे किस तरह के लोग रह रहे थे, जो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग और गैदरिंग, क्यों हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि ये एकदम सेंट्रल पोर्शन था, सेंट्रल रीजन था, डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग वही, अब एक लास्ट में वीडियो दिखाया था ना मेंटोस जिंदगी वाला, वो मेंटोस, तो उसमें देखा होगा तुम लोगों ने किस तरह से हंटिंग है, फिर हम लोगों ने पहले लेते देखा था, तो उस तरह से भी हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे लोग कुरिंजी, ठीक है। जो पलई थे, ये पलई क्या कर रहे थे, पलई अभी कैटल लिफ्टिंग और प्लंडरिंग कर रहे थे। ये जो ग्रीन रीजन दिखाया जा रहा है, ये करते थे कैटल लिफ्टिंग और प्लंडरिंग, यानी कि गाय भैंस ये सब उठा लेते थे और लूट बांट लेते थे। अब ये भी अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते थे। पहले मुल्लाई समझते हैं। मुल्लाई जो यहाँ पे आप क्रीम कलर से देख पा रहे हैं, दैट इज मुल्लाई। मुल्लाई करते थे एनिमल हस्बेंड्री। क्या करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, यानी कि गाय भैंस ये सब पालना, क्लियर। तो ये जो है पलाई रीजन, अगर हम ध्यान से देखें, कुरुंजी ने कुछ मार के पकड़ा और मुल्लाई वालों ने कुछ एनिमल हस्बेंड्री करके, मतलब जो भी वो प्रोड्यूस करते हो उसको लूटने का काम ये बीच वाले करते थे। थोड़ा इधर से लूटते थे, थोड़ा इधर से लूटते थे, इनको बोलते हैं पलाई, ठीक है। मारूटम, मारूटम करते थे एग्रीकल्चर, प्योरली एग्रीकल्चर में थे, ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी में थे। और ये किसमें थे, कुरुंजी वाले, ये हंटिंग, यानी कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं शिकारी, शिकारी थे, शिकार करते थे। नेटल, नेटल थे हमारे फिशिंग में। क्यों फिशिंग में थे, अब देखिए ना, नेटल ये है ना, नेटल ब्लूइश वाला रीजन, तो ये लोग कोस्ट के अराउंड में रह रहे हैं, तो फिशिंग ही तो करेंगे, और क्या करेंगे, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, नमक बनाएंगे, सिंपल। तो ये इस तरह से आप नोट्स में लिखेंगे, कुरिंजी क्या था, पलई क्या था, मुल्लाई क्या था, मारूटम क्या था, नेटल क्या था, मैंने आपको समझा दिया। एंड दीज ऑल ज्योग्राफिकल रीजन आर कॉल्ड एज थिनाइज। टोटल 5 थिनाइज थे, एंड ईच थिनाई हैज अ चीफ कॉल्ड एज मूवेंदर। ईच थिनाई हैड अ चीफ, इनका एक सरदार हुआ करता था, और उस सरदार का नाम होता था मूवेंदर, ठीक। MUVENDAR, मूवेंदर होता था चीफ। कहीं कहीं पे DER आपको देखने को मिल जाएगा, बट दैट डजंट मैटर। समझिए आपकी मूवेंदर। अब ये जो मूवेंदर है आपस में लड़ना स्टार्ट किया। जब लड़ना स्टार्ट किए, धीरे 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 लड़ना स्टार्ट किए, तो ये ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, चेरा चोला पांड्या में, क्लियर। आई अगेन रिपीट, 5 थिनाइज थे, कुरुंजी, पलई, मुल्लाई, मारूटम और नेटल। इनके हर एक चीफ हुआ करता था, मूवेंदर। इन चीफ्स के बीच में लड़ाई हुई, और ये फाइनली जो है निकल के आया चेरा चोला और पांड्या के फॉर्म में, जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि जो चेरा चोला पांड्या हमें सिर्फ संगम लिटरेचर में ही पता चलता है, नहीं। यहाँ पे हमें जो नॉर्थन इंडिया का टेक्स्ट है, बिकॉज पता है ये टाइम पीरियड कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये टाइम वो महाजनपद वाला टाइम आ चुका है। मगध जहाँ जब रूल कर रहा था, वो वाला टाइम आ गया, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक वाला टाइम आ चुका है। और पता नहीं आप में से कितने लोग को पता नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है, दैट इज कि बिंदुसार जो है, ठीक है, बिंदुसार, इसको हम बोलते हैं कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन 2 सीज। इसको हम बोलते हैं कॉन्करर, एक सेकेंड,
कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज, यानी कि दो सीज के बीच की लैंड को कॉन्कर करने वाला। यानी बिंदुसार ने कहीं कहीं हमें ये पता चलता है कि ये साउथ इंडिया में इसने कॉन्कर किया था, ये साउथ इंडिया को। फिर हमें ये भी देखने को मिलता है जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, वहां पे भी जिक्र मिलता है किसका, चेरा चोला पांड्या का। पर चेरा को चेरा नहीं लिखा गया था, इनको लिखा गया था केरल पुत्रास। क्या लिखा था वहां पे, केरल पुत्रास के बारे में मेंशन था, सत्यपुत्रास के बारे में मेंशन था, सत्यपुत्रास, चोला एंड पांड्या। अब केरल पुत्रास तो हमने डिसाइफर कर लिया, हमने ये थोड़ा सा लगा लिया अपने दिमाग कि हाँ ये चेरा ही होंगे, बिकॉज ये जो चेरास थे वो केरल में रूल कर रहे थे, तो वही केरल पुत्रा वही होंगे। चोला तो मेंशन नहीं कर दिया, चोला पांड्या का भी, बट ये सत्यपुत्रा कौन थे हमें नहीं पता चला। ये सत्यपुत्रा किसको मेंशन कर रहे हैं अशोक। हाँ, इनमें हमें ताम्र पारणी भी देखने को मिलता है इंस्क्रिप्शन में, जो कि कोई और नहीं, पीपल ऑफ जो श्रीलंका थे उनको ताम्र पारणी बोला गया। यहाँ पे लिख देता हूँ ताम्र पारणी। ताम्र पारणी का मतलब क्या होता है, पीपल ऑफ श्रीलंका, ठीक है, पीपल ऑफ श्रीलंका, ठीक। अब यहाँ पे जब ये लोग आए, जब लोगों ने अटैक्स किए, किसने, मतलब बिंदुसार और ये सब लोगों ने, तो एक तरह से इन लोगों को भी, क्योंकि ये जब चेरा चोला पांड्या में भी ट्रांसफॉर्म हुए, जो थेनाइज हैं, जो चीफ्स आपस में लड़े, कैसे लड़े, क्योंकि फिर जब बिंदुसार वगैरह आए तो इन लोगों ने लड़ना सिखाया इनको कि किस तरह से आयरन का यूज करके लड़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, यहाँ की सोसाइटी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट थोड़ी सी चीज़ हम ये देखेंगे चेरा चोला पांड्या। अब चेरा चोला पांड्या देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट चीज़ इज कि साउथ इंडिया की जो हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये कौन सा टाइम पीरियड है, वही जो था मगध वाला। लेकिन अभी हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो कंप्लीट चीज़ें नहीं होंगी। रीजन भी बिकॉज इस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं जो बिंदुसार, अशोक, इन सब के अंडर में थे, ये इनकी खुद की ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं थी, आते थे डिफीट कर देते थे। जब ये लोग चले गए, फिर गुप्ताज आए, गुप्ताज ने भी इन पे थोड़ा सा ऑटोनॉमी, मतलब इनको वो नहीं करने दिया, गुप्ताज ने भी रूल किया अच्छे खासा। जब गुप्ता भी चले गए, तब इन लोगों ने बहुत पावरफुल किंगडम होकर उमर जाए, और उनमें से जो सबसे पावरफुल इमर्ज होकर आया वो चोला आया। तो चोला हम फिर से ओढ़ेंगे अभी, कब, जब मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, तभी हम इस चीज़ थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बस टच करेंगे जो अब वाली चीज़ें हैं, जो इस टाइम पीरियड वाली चीज़ें हैं, जो मगध वाली टाइम, और जो मेडिवल हिस्ट्री वाली चीज़ें हैं, वो हम तब के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी के टाइम पे चोला उतना कोई पावरफुल होकर एमर्ज नहीं आया, ये बाद में मेडिवल हिस्ट्री हम देखते हैं पावरफुल होकर एमर्ज आया। किसी का आता कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, देन यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। चला दरोगा हप्पू सिंह चोली के पीछे क्या अच्छा, बट तुम बिंदुसारा गलत जगह फंस गया। सुरभि वही बोल सकते हैं, ठीक है, राजा ही टाइप थे, चीफ थे वो, है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चेरास के बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं कि चेरा कहाँ पे रूल कर रहे थे। सबसे पहली बात तो जो प्रेजेंट डे अगर हम देखें, केरला और तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहाँ पे रूल कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो केरला और थोड़ा सा पार्ट ऑफ तमिलनाडु है, ठीक है, पार्ट ऑफ तमिलनाडु, लेकिन मेनली केरला में, तो तभी केरला पुत्र के तौर पे मेंशन किए जाते हैं। इनकी अगर हम कैपिटल बात करें, इनकी यानी राजधानी क्या थी, तो वंजी इनकी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, वंजी वॉज देयर कैपिटल। इनकी कुछ पोर्ट सिटीज़ थी, यानी कुछ बंदरगाह थे। वो बंदरगाह कौन कौन थे, मुजरिस, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुचरी करके भी लिखा हुआ है, तो ये पोर्ट पता होना चाहिए आपको। और इनको ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग ये लोग करते थे, मुजरिस एंड टोंडी। ये दो पोर्ट सिटीज़ आपको याद करनी है चेरास की। और ये माना जाता है कि रोमन्स जो थे उनके साथ इनके कनेक्शन से ट्रेड करते थे, और रोमन्स ने यहाँ पे एक टेम्पल बिल्ड किया ऑफ ऑगस्टस, जो कि एक ग्रीक गॉड थे एक तरह के। तो ऑगस्टस टेम्पल भी बिल्ड किया मुजरिब पे, किसने, रोमन्स ने, बिल्ट बाई रोमन्स, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही अभी तक मैंने कभी एसएससी में क्वेश्चन देखा इस पर। कैपिटल इंपॉर्टेंट है और ये पोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ और इनका यहाँ का एम्ब्लेम इंपॉर्टेंट है। एम्ब्लेम मतलब इनका सिंबल क्या था, किस तौर से खुद को दिखाते थे ये लोग, तो बो से दिखाते थे। बो मतलब समझते हैं, बो एंड एरो समझते होंगे ना, ये तो बो एंड एरो क्या होता है, बो एंड एरो तीर कमान है ना, हिंदी में तीर कमान, ठीक, क्लियर। ग्रेटेस्ट ऑफ चेरा किंग की अगर बात करेंगे तो कौन थे वो, ग्रेटेस्ट चेरा, तो ग्रेटेस्ट चेरा की अगर हम बात करें तो ये थे सेंगू टुवान, ठीक है, इनका नाम था सेंगू टुवान। इनको हम रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रेड चेरा। और ये अगेन अगर आपको याद आ रहा हो, कन्नगी, इनको वर्शिप करते थे। और ये कौन है, वही है ना धोखा जिनको मिला था, तो इनको गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, है ना, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी जो है वर्शिप किया जाता है। ऑलराइट, तो चेरास के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं
चोलास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चोला की अगर हम बात करें तो इनको मेंशन किया जाता है, इनको कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज चोल मंडलम। चोल मंडलम। आपने एक वर्ड सुना होगा कोरोमंडल, सुना है आपने कोरोमंडल कोस्ट? नहीं सुना है तो जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सुनेंगे इस वर्ड को कोरोमंडल। तो एक्चुअल में जो वर्ड है वो यहीं से आया, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो चोला जो है ये कोरोमंडल कोस्ट में ही रूल कर रहे हैं, तो चोला चोल मंडलम के नाम से जाना जाते थे। एंड दे रूल्ड, अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ पांड्यास। और यहाँ पे दो नदियाँ बहती हैं, कौन सी नदियाँ? पेन्नर, यहाँ पे ऊपर जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है वहाँ की रिवर है पेन्नर, ठीक है। वो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट रिवर है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। पेरियार अलग है वो केरल में है, पेन्नर आंध्र प्रदेश में नदी है। पेन्नर और एक नदी थी आपकी वेल्लर, उस यहाँ पे कहीं पे वेल्लर और पेन्नर के बीच में ये रूल कर रहे थे, ठीक है। तो पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट टू पांड्यास थे ये, जहाँ पांड्या रूल कर रहे थे उसके नॉर्थ ईस्ट में पांड्यास अभी हम पढ़ेंगे। एंड बिटवीन विच टू रिवर्स? पेन्नर एंड वेल्लर रिवर। कैपिटल क्या थी इनकी, यानी राजधानी क्या थी? राजधानी इनकी उरायूर थी, लेकिन पूहड़ भी इनकी कैपिटल थी बाद में, या फिर हम इसको ऑल्टरनेट कैपिटल भी बोल सकते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ऑल्टरनेट का मतलब है कि सेकेंडरी कैपिटल थी, ये भी उरायूर के बाद मेन कैपिटल पूहड़ ही बन गई, जिसको कि हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कावेरी पट्टनम। ये एक पोर्ट सिटी थी, ध्यान रखना, ठीक है। ये इन लोग की एक पोर्ट सिटी थी, यानी बंदरगाह था, जहाँ से लोग पूरा ट्रेड वगैरह करते थे। किस में ट्रेड करते थे? दे ट्रेडेड इन कॉटन क्लॉथ, ठीक है। जो कपास के बने हुए हम बोल सकते हैं कपड़े थे, उनमें ये ट्रेडिंग करते थे। दे मेंटेन एन एफिशिएंट नेवी, नेवी के लिए बहुत जाने जाते हैं, ठीक है। अपनी एफिशिएंट नेवी के लिए जाने जाते हैं ये लोग। और मतलब हम नेवी जो है अगर आपने देखा भी हो, है ना, मोदी जी ने बोला था कि शिवाजी ने जो है नेवी स्टार्ट की। बिल्कुल, अगर हम देखें मेडिवल हिस्ट्री में, देन उसके बाद मॉडर्न में, तो जो ट्रांजिशन फेज था वहाँ पे नेवी जो है एफिशिएंट नेवी शिवाजी ने मेंटेन करी। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ से ओरिजिन हुआ था। ओरिजिन तो अगर मैं बोलूँ चोला से भी नहीं हुआ था। ओरिजिन कोई बता सकता है कहाँ से हुआ था? देखते हैं किसका दिमाग कितना पीछे तक जाता है। मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताया था मैंने आपको। तो वो है आपका हड़प्पन टाइम पीरियड। याद करो, सील्स में हमें देखने को मिला था कि नहीं? मैंने फोटो भी लगाई थी। शिप्स सील जो हुआ करती थी, है ना, सील्स मोस्टली किसकी बनी होती थी, जरा ये भी बता दो। तो उसमें हमें शिप्स देखने को मिला था, है ना। तो सील्स हमारी स्टिएटाइट की बनी होती थी यूजुअली, ठीक है, जो एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता था। तो चोला के अगर हम बारे में बात करें तो इनके ग्रेटेस्ट रूलर, अगर अर्लीस्ट रूलर के बारे में बात करें कि सबसे पहले हमें किसके एविडेंसेस मिलते हैं, कौन से रूलर, कौन सा इनका मूवेंदर चीफ था, तो उसका नाम एलारा था। बट दैट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे उनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि इसके अगर फाउंडर आपसे पूछ ले तो हो सकता है इन्हीं का नाम दे दे, जो यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट रूलर में लिखने वाला हूँ, दैट इज़ कराईकाल, ठीक है। ये कराईकाल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इसलिए माने जाते हैं बिकॉज इन्होंने एक बैटल ऑफ वेन्नी, वेन्नी का एक बैटल हुआ, वो मतलब लड़ा किसके खिलाफ? चेरा और पांड्या मिल के इनको हराना चाहते थे। तो चेरा और पांड्या जो मिल के हराने आए थे उनको इन्होंने हरा दिया कराईकाल ने बैटल ऑफ वेन्नी में, ठीक है, समझ गए। बहुत ज़्यादा डीप में आपको है, तो अगर आपको लगता है कि आपको याद हो गया है कि बैटल ऑफ वेन्नी किसके बारे में था, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है भूल जाएंगे तो लिखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन मत किया करिए खुद को, है ना। अगर हम बात करें कि ये कैसे, फिर मतलब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि इनके दो फेजेस थे। एक तो अभी वाला फेज था जो हमारा महाजनपद मगध ये समय चल रहा था। फिर हम मेडिवल हिस्ट्री में इनको पढ़ेंगे, जब ये लोग गुप्ता वगैरह चले जाते हैं, फिर से ये पावरफुल फिर से अपना बोल सकते हैं कि ये एमर्ज होते हैं। तो अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, और चेरा पांडे ने मिल के, और फिर पल्लवास भी रूल कर रहे थे, पल्लवा डायनेस्टी भी थी, इनको वाइप ऑफ कर दिया, यानी कि यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो इनके बारे में यहीं पे भी हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। वैसे तो इनके बारे में हमने बहुत पढ़ना है अभी, मतलब बहुत इतना भी नहीं, लेकिन हाँ, चीज़ें अभी पढ़नी है इनके बारे में। जैसे कि हम राजेंद्र चोला के उनके बारे में पढ़ेंगे, और भी हमारे बहुत सारे रूलर्स आएंगे, ठीक है। हम टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे इनके, हम जो डिफरेंट टाइप्स के डोनेशंस होते हैं।
फोन पे चला रहा था तू, फोन पे चला रहा था तू, हमारे साथ एक क्यों रहेगा? क्या है बताएं? ये फोन खोल दियो तो हमारा तो ईमेल आया नंबर कटे जब सेव करेगा ना तो ईमेल ऑप्शन आना सेव करेगी तू जाए हमारे फोन पे चालू कर सकत हो ना देख लियो एटीएम कार्ड तो ये होगा भैया भारत में जाना नहीं जाता है मेरा तो खत्म हो गया यूपीआई पे नंबर है नवासी तो नंबर है छह का वाला बढ़ी रहा है तो